और आरव का प्यार। सोचा था आराम से एपिसोड अपलोड करूंगी पर आपकी कमेंट पके अभी ही कर रही हूं। अरमान जैसे ही पार्किंग में पहुंचा कि उसने आरव को कॉल किया। आरव ने 2 रिंग में ही कॉल अटेंड कर लिया। फोन उठाते ही अरमान ने पूछा किसी कांची को जानता है? आरव ने तुरंत कहा नहीं, मैं किसी कांची को नहीं जानता। तो अरमान ने फिर कहा और भूमि को? उसकी बात सुन आरव ने कुछ सोचते हुए कहा आपको कैसे पता भूमि के बारे में? जैसे ही अरमान ने ये सुना उसने कहा मतलब तू जानता है तो अब चुपचाप शुरू हो जा क्योंकि आर्यन ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। आरव ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया 3 महीने पहले आर्यन किसी काम से रेवाड़ी गया था। वो हरियाणा का एक गांव है और जब वो वापस आया तो भूमि उसके साथ थी। दोनों के चेहरे ऐसे लटके हुए थे जैसे दोनों की जबरदस्ती शादी कराई गई हो। उसके बाद आर्यन और भूमि दोनों लगभग 15 दिन साथ रहे और एक दिन अचानक भूमि गायब हो गई। उसकी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था मुझे ढूंढना मत। और तब से आर्यन उसे ढूंढ रहा है और अरमान भाई कसम से मुझे इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। अरमान कुछ देर के लिए शांत हुआ। उसे आरव के पीछे कुछ आवाजें आई। उसने पूछा आरव तू कहाँ है अभी? आरव ने जवाब दिया मैं मॉल में हूँ, 2 दिन बाद एक फ्रेंड का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लेने आया था। अरमान उसे ठीक है बोल कॉल रख देता है। आरव फोन जेब में रख के जा रहा होता है कि वह किसी से टकराया। उसने कहा आई एम सो सॉरी मिस। वो इतना कहता कहते रुक गया और फिर हैरानी से कहा शहर कांची भी उससे एक पल को देखती रही। फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक आरव के चेहरे के भाव कठोर हो गए और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया और कांची बस उसे जाता देखती रही। इधर दूसरी तरफ आर्यन भूमि को लेकर घर पहुंचा। ये बिल्डिंग का 3rd फ्लोर था और फ्लैट नंबर 11 का दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। भूमि ने पूरे घर को देखते हुए कहा यहाँ तो सब वैसा ही है जैसा मैं रखकर गई थी। आर्यन भी घर को देखते हुए कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ आया ही नहीं। अब बातें बाद में, पहले साफ सफाई करते हैं। भूमि ने भी हम कहा और दोनों साफ सफाई में लग गए। अचानक भूमि को कुछ याद आया और उसने टेबल लैंप को साफ करते हुए आर्यन से पूछा क्या आप अब भी सहरदी से प्यार करते हैं? आर्यन उसका सवाल सुन बिना उसकी तरफ देखे बुक शेल्फ में बुक्स जमाते हुए कहा नहीं आरव उससे प्यार करता है। भूमि फिर कहती है तो आप अब तक ये प्लेबॉय वाला मास्क लगाकर क्यों घूम रहे हैं? मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि आज तक आपने सिर्फ 2 लड़कियों को छुआ है, एक तो वो सिना और एक। भूमि इतना कहते कहते रुक गई। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, वो नीचे देख रही थी। आर्यन ने बुक शेल्फ के पास बैठते हुए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में मेरे लिए जो नफरत है वो फिर प्यार में बदले। भूमि उसके पास जाते हुए कहती है आप सिर्फ एक लड़की के लिए पूरी दुनिया के सामने गलत बन गए पर वो तब भी आपके भाई की नहीं हुई फिर भी, और आपका भाई तो उन्हें भूल भी चुका है। आर्यन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है तुम नहीं जानती भूमि, तुम कुछ नहीं जानती। मैंने उसके दिल में नफरत भरने के लिए ये सब किया ताकि वो आरव से प्यार कर पाए, पर उसे सच्चाई तब पता चली जब वो आरव से प्यार करने लगी और मैं नहीं चाहता था कि वो आरव को छोड़ दे। इसलिए मैंने उस रात उसे ये एहसास कराया कि सच में मेरे लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता और उसने गुस्से में आकर ये बात आरव को बता दी। मेरा भाई समझ गया कि मैं ये सब सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ। उसने गिल्ट में आकर सुसाइड करने की कोशिश की पर वो बच गया और उसकी याददाश्त चली गई। उसके बाद मैं कांची से नफरत करने लगा, अपने भाई की इस हालत की वजह मानने लगा। जब वो मुझे 2 साल बाद मिली तो ऐसे जैसे वो मुझे जानती ही नहीं है। इसलिए मैंने भी उसे इग्नोर किया, पर अरमान को ढूंढने के लिए मुझे उससे बात करनी ही पड़ी। उसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरा बचना मुश्किल है। मैंने सोचा जाने से पहले उससे सच्चाई बता दूं, इसलिए मैंने उसे बताया कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया। पर 3 दिन पहले आरव ने मुझसे एक बात कही और तब जाकर मुझे समझ आया कि वो इतने टाइम से सिर्फ याददाश्त जाने का नाटक कर रहा था ताकि मुझे बुरा ना लगे। मैं कांची को कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी वजह से मेरा खुद का भाई मुझे अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा है। आर्यन की आंखों में आंसू थे। भूमि ने फिर कहा आपने सिना को अपनी मर्जी से अपनाया है और कई बार आप दोनों के बीच, फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? उसकी बात सुन आर्यन अचानक गुस्से में आ गया और उसने भूमि को घूरते हुए कहा क्योंकि तुम्हारे प्यारे बाबूजी ने मुझे मौका नहीं दिया ये कहने का कि मैं किससे शादी करना चाहता हूं और किससे नहीं। भूमि ये सुन चुप हो जाती है और नजरें नीची कर लेती है।
पर अब आर्यन को गुस्सा आ गया था। उसने कहा, पता नहीं मैंने क्यों शराब पी और इन सब में फंसा। चैप्टर 99 फर्स्ट किस। जैसे ही अरमान जाकर अपनी गाड़ी में बैठा कि दूसरे दरवाजे से माही भी आकर उसके बाजू में बैठ गई। अरमान ने उसे कुछ नहीं कहा और बाहर की तरफ देखने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या है? तो माही ने भी झट से कहा, बात करनी है। अरमान ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते हुए कहा, पर मुझे नहीं करनी। क्यों? माही ने किसी बच्चे की तरह कहा। अरमान ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरी मर्जी, मुझे बात नहीं करनी। हाँ तो मेरी भी मर्जी, मुझे बात करनी है। या फिर आप एक बीमार लड़की से दूर ही रहना चाहते हैं? जैसे ही माही ने ये कहा कि अरमान ने उसे घूर कर देखा। माही ने उससे डरते हुए पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरमान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि मुझे कोई तुम्हारी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। माही उसकी बात सुन दरवाजा खोलते हुए कहती है, जाने दीजिए, मुझे अच्छे से पता है हर इंसान को वही पसंद आता है जो अच्छा और तंदुरुस्त हो। आप भी मेरी बीमारी की वजह से ही मुझसे दूर भाग रहे हैं। माही 12 जाने को हुई कि अरमान ने एकदम से उसे अपनी तरह खींचा, एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे और एक हाथ उसकी कमर पर, और उसने माही के नर्म और हल्के लाल होंठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए। माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हिलने की तक हिम्मत नहीं की। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या कहे। उसके लिए ये डरावना भी था, नया भी था और अलग भी। ये उसकी फर्स्ट किस थी जो ऐसे कार में और उसकी मर्जी के बिना हो रही थी। अरमान उसके होंठों को सक सक कर रहा था। माही उसका दिल इतनी जोरों से धक रहा था मानो अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। अरमान ने उसके होंठों को आजाद किया और पर उसे छोड़ा नहीं। अपने होठों से ही उसके जोबलाइन को सहलाते हुए गहरे आवाज में कहा, अब यकीन हो गया ना? मुझे तुम्हारे करीब आने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी बीमारी भी नहीं। माही को पसीना आ रहा था। अब भी उसका माइंड ब्लॉक था। अरमान उससे थोड़ा दूर हुआ और उसकी आंखों में देखा जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। सच में ये उसके लिए एक बड़ा झटका ही तो था। उसने अपनी बीमारी की वजह से कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया और आज जो हुआ उसके लिए वो कहीं से भी तैयार नहीं थी। उसने जोर से अरमान को धक्का दिया और गाड़ी का डोर ओपन कर वहां से भाग गई। उसे ऐसे जाता देख अरमान के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अचानक उसे उसकी और माहा की किस याद आ गई। उसका हाथ अनायास ही अपने होंठों पर चला गया और उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। और इधर बेचारी माही वो सीधे वॉशरूम की तरफ भागी और अपने दिल पर हाथ रखकर उसे शांत करवाने लगी। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। उसने सामने दीवार में लगे मिरर में खुद को देखा। उसने डेनिम कैफ्री और उस पर आइट टी शर्ट और डेनिम जैकेट पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्की हया की लाली। उसने वॉश बेसिन से नल चालू किया और ठंडे पानी अपने चेहरे पर मारा। वो आंखें बंद करके वही खड़ी हो गई और उसे फिर वही अरमान के होंठों की गर्मी अपने होंठों पर महसूस हुई। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और ऊपर देखकर कहा, है महादेव, ये क्या हो रहा है मेरा साथ? उसका शरा कांप रहा था और सांसें अब भी तेज थी। तभी उसका ऑन बजा। उसने जल्दी से फोन निकाला तो कांची कॉल कर रही थी। उसने फोन उठाया कि सामने से कांची की आवाज आए, माही कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा यहाँ एक सीट पर वेट कर रहे हैं। हाँ आ रही हूँ, माही ने मुश्किल से बस इतना कहा और फोन रख दिया। उसने खुद को शांत किया, अपना हुलिया ठीक किया और कांची के पास चली गई और दोनों एक साथ घर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ आर्यन भूमि को ही घूर रहा था। भूमि डरते हुए कहती है, हमने थोड़ी ना कहा था हमसे शादी करने को। भाग भी तो सकते थे ना आप वहां से। आर्यन ने बिना किसी भाव के कहा, भाग सकता था पर फिर तुम्हारा क्या होता? भूमि ने तुरंत कहा, तब इतनी फिक्र की ना मेरी तो अब आप कुछ नहीं कह सकते और सिर्फ मुझे तो दोषी बिल्कुल नहीं ठहरा सकते। वो इतना कहकर जाने को हुई कि अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह सीधा आर्यन की गोद में गिरी। आर्यन ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ उसकी कमर पर थे और भूमि के हाथ आर्यन के सीने पर। भूमि ने उसकी आंखों में देखा और उठने को हुई कि आर्यन ने उसे वापस बिठा दिया। भूमि ने उसे हैरानी से देखा तो आर्यन ने उसके गाल को चुम ली, लटों को कान के पीछे करते हुए कहा, उस बात के लिए अब भी नाराज हो? भूमि उसकी बाहों से खुद को छू डाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं। वैसे भी उसमें गुस्से होने जैसा कुछ नहीं था। ये तो भूमि कुछ बोलन में हिचकिचा रही थी।
आर्यन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने पहली बार एक लड़की की जरूरत महसूस की है खुद के लिए। भूमि ने उसकी तरफ देखकर मासूमियत से पूछा, और शिना? आर्यन वैसे ही कहा, उसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं है ना। भूमि ने बस में सिर हिला दिया और अपना काम करने लगी। आर्यन भी अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर अच्छे से घर को सेट कर दिया। उस प्लेट में 2 बेडरूम थे, एक हॉल और हॉल से लगकर ओपन किचन और किचन के पास ही डाइनिंग एरिया। दोनों बेडरूम्स में अटैच बाथरूम और बालकनी। पूरा घर को ऐसे सेट किया हुआ था वैसे ये किसी बच्चे का ड्रीम हाउस हो। बहुत सारे ड्रीम कैचर, स्माइली पिलोस और कई सारी हैंडीक्राफ्ट की चीजों से घर सजाया हुआ था। बेडरूम में एक साइड आर्यन के काम के लिए एक बड़ा टेबल और एक स्टडी टेबल लगाया हुआ था। आर्यन एक आर्किटेक्ट है और उसके बनाए डिजाइन्स की फिलहाल बहुत डिमांड है। वैसे वो कैसा है ये सब जानते हैं, पर जब वो काम कर रहा होता है तो वो कोई और ही होता है। आर्यन सब तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखता है और कहता है, सब हो गया, अब बस कल तक आरव फ्रेम्स भी ले आएगा। और वैसे भी तुम्हारे बाबूजी दोपहर तक आएंगे और तब तक आरव आ जाएगा। भूमि भी बस हम कहती है और दोनों वही सोफे पर बैठ जाते हैं। क्रमशः चैप्टर 100 माय क्यूट गर्लफ्रेंड। रात हो चुकी थी। आर्यन और भूमि दोनों सोफे पर बैठे थे। आर्यन ने भूमि को देखा जो काफी थकी हुई लग रही थी। उसने भूमि की तरफ देखकर कहा, भूमि भूख लगी है। भूमि उठते हुए कहती है, हाँ हम कुछ बना देते हैं। आर्यन उसे वापस बिठाते हुए कहता है, घर में कोई सामान नहीं है, बाहर चलते हैं, वही डिनर कर लेंगे और ग्रोसरी का कुछ सामान भी लेते आएंगे। ठीक है तो फिर हम रेडी हो जाते हैं, भूमि कहती है तो आर्यन हाँ में सिर हिलाता है। भूमि वहां से जाने लगती है कि टेबल पर पड़ा आर्यन का फोन बजता है। अरमान उसे बार बार कॉल कर रहा था। भूमि उसे कॉल अटेंड करने के लिए कहती है तो आर्यन अपने सिर को पकड़कर कहता है, नहीं उठा सकता। भूमि, अरमान हमारी शादी के बारे में पूछेगा और मेरे पास उसके सवालों के कोई जवाब नहीं है फिलहाल। तुम रेडी हो जाओ। भूमि वहां से चली जाती है और आर्यन सांची को कॉल करके बता देता है कि वह आज घर नहीं आएगा। पहले तो सांची ने उसे थोड़ा डांटा और फिर मान गई। आर्यन ने उसे थैंक यू कहा और फोन रख दिया। इधर दूसरी तरफ माही अपने कमरे में बैठी अरमान के बारे में सोच रही थी। उसे आज जो अरमान ने किया वो याद आ रहा था। उसने सच में अरमान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उसने आज जो किया इससे माही को ये तो समझ आ गया कि अरमान उससे प्यार करता है। पर क्या वो भी वह यही सब सोच रही थी और उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। पर तभी उसका फोन बजा और उसने मुस्कुराते हुए ही फोन देखा, पर नाम देखकर उसकी स्माइल चली गई और उसे ऐसा झटका लगा कि उसके हाथ से फोन भी गिर गया। शुक्र है कि वह बेड पर ही गिरा, अरमान उसे कॉल कर रहा था। माही ने उस फोन को हाथ में लिया पर कॉल अटेंड नहीं किया। अरमान ने उसे एक बार कॉल किया, दूसरी बार, तीसरी बार। जब 3 बार कॉल नहीं उठाया तो चौथा मैसेज आया। माही ने उस मैसेज को पढ़ा जिसमें लिखा था, अगर तुम 1 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। माही ने जैसे ही ये सुना उसके हाथ से इस बार सच में फोन गिरा और वो भी फर्श पर। वह जल्दी से उठी और फोन हाथ में लिया। उसने खिड़की से देखा, उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। उसने देखा तो नीचे घर के बाहर अरमान की गाड़ी खड़ी थी और वह कार से बस बाहर ही आ रहा था। ये देखकर तो माही घबरा ही गई। वह जल्दी से भागकर नीचे आए। उसने देखा कि कांची फोन में कुछ कर रही थी और बुआ वह शायद अपने कमरे में थी। माही कांची की नजरों से बचकर धीमे कदमों से घर से बाहर आती है। अरमान कार से टेक लगाकर खड़ा था और उसने अपने हाथ अपने सीने के आगे बांध रखे थे। उसने व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक जींस पहन रखी थी और माही बस उसे देखती ही रही। अरमान की नज़र जैसे ही माही पर पड़ी उसका मन किया कि वह जाकर माही को बेबी किस करे, हक करे। माही ने निन लेंथ व्हाइट कलर फ्रॉक पहनी थी जो एकदम दिली और सिंपल थी और उस पर हल्के पिंक कलर की ओपन फ्रंट समर कोट पहन रखा था। पैरों में पिंक स्लीपर्स और बाल खुले थे। अरमान को माही काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। माही उसके पास आए और इधर उधर देखते हुए कहने लगी, सर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अरमान ने माही के चेहरे को देखते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुन माही चिढ़ गई। उसने कहा, तो क्या आप मुझे खाएंगे? घर जाकर खाना खाए ना। माही अब भी इधर उधर देख रही थी। उससे डर था कि उसे और अरमान को कोई साथ देख ना ले, क्योंकि रात के टाइम पर इसे एक लड़की के घर के बाहर एक लड़के का आना और दोनों का मिलना। माही कोई बखेड़ा नहीं चाहती थी।
अरमान उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। घबराहट की वजह से माही अपना पैर हिला रही थी। उसने कहा, मेरी मेड छुट्टी पर है। माही ने इस बार उसे देखा और घूरते हुए कहा, तो 12 किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाए ना। अरमान ने बच्चे की तरह कहा, पर अकेले जाने का मन नहीं है, तुम भी चलो। माही ने फिर से इधर उधर देखते हुए कहा, आर्यन को ले जाए ना। अरमान ने लापरवाही से कहा, वह भूमि के साथ बिजी है, उसे कई बार कॉल कर चुका हूं पर वह कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा है, अब बस सिर्फ तुम ही ऑप्शन हो। माही ने उसकी तरफ देखकर कहा, सर मैं अब से मिलने यहाँ आए हूँ, अब ऐसे आपके साथ चली जाऊंगी तो घर में सब फिक्र करेंगे ना, आप अपने किसी दोस्त को ले जाए ना। माही ने इतना कहा कि अरमान का फोन बजा। उसने कॉल अटेंड किया और बात की। कुछ देर बात करके उसने फोन के स्पीकर पर हाथ रखा और माही की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, डीसीपी सर की बेटी मीरा का फोन है, उसे भी बाहर जाना है, तुम चल रही हो या मैं उसी के साथ चला जाऊं। माही ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसे अपनी क्लासमेट मीरा जैन की याद आ गई। उसके पापा सुमित जैन वो डीसीपी ही तो है, कहीं वो तो नहीं, पर वो तो काफी बोल्ड है, उसका काम यही है लड़कों को पटाना और उन्हें रिझाना, कहीं अरमान उसके साथ तो नहीं। माही मन ही मन सोच रही थी कि अरमान ने उसे पुकारा, माही हाँ या ना। माही ने उसकी तरफ देखकर कहा, मीरा। मीरा जैन। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया। माही मन में कहती है, नो नो नो, मैं अरमान को उसके साथ नहीं जाने दे सकती। उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ मैं चल रही हूँ। अरमान उसकी बात सुनकर सवालिया नजरों से उसे देखता है। सॉरी मीरा, पर आज मेरा दूसरा प्लेन है, हम फिर कभी चलते हैं नाव के। अरमान ने मीरा से बात की और फोन अपनी जेब में रख दिया। उसकी नजर अब भी माही पर ही थी। उसे लगा नहीं था कि माही हाँ कहेगी। ठीक है चलो, उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। यह अच्छा था कि माही अपना फोन साथ लेकर आई थी। उसने एक बार घर की तरफ देखा और फिर जाकर को ड्राइवर सीट पर बैठ गई। अरमान ने कार स्टार्ट कर दी। माही ने कुछ सोचते हुए हिचकिचा कर पूछा, अच्छा आप मीरा को कैसे जानते हैं? नहीं, मेरा मतलब है काम तो आपका डीसीपी सर के साथ होता है तो उनकी बेटी। अरमान ने माही को अजीब नजरों से देखा। उसे पता नहीं क्यों उस पति वाली फीलिंग्स आ रही थी जिसकी वाइफ उससे उसके सीक्रेट अफेयर के बारे में पूछ रही हो। उसने सामने देखते हुए कहा, डीजीपी सर ने ही मिलवाया था और उसके बाद मिले हैं एक दो बार। माही को अरमान का जवाब अब भी पूरा नहीं लगा। उसने फिर कहा, जब एक दो बार मिले हो तो फिर उसने आपको डिनर के लिए क्यों बुलाया? अरमान ने उसे आंखें चढ़ाकर देखा और फिर प्यार से कहा, ओह माय क्यूट गर्लफ्रेंड, मेरा सिर्फ तुम पर फोकस है। तुम्हें किसी से भी जेलिस फील करने की जरूरत नहीं है और इनसिक्योर तो बिल्कुल नहीं। आई एम ओनली और यू। माही ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूं। अरमान जानता था कि माही इस बात को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो उससे प्यार करती है। उसने कहा, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं उसके साथ डिनर पर जाऊं तो। चैप्टर 101 क्या हो गया? अरमान ने कहा, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं उसके साथ डिनर पर जाऊं तो। अरमान की बात सुनकर माही ने चिढ़ते हुए कहा, तो उसके साथ ही जाते ना, मुझे क्यों बुलाया? अरमान को उसे ऐसे देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने फिर कहा, तो कोई बात नहीं ना, मैं उसे फोन करके बुला लेता हूँ, तीनों साथ में डिनर कर लेंगे। अरमान ने जैसे ही फोन निकाला कि माही ने उसका फोन खींच लिया। अरमान ने उसकी तरफ देखा तो माही ने नजरें चुराते हुए कहा, वो मेरी क्लासमेट है और दी को अच्छे से जानती है। अगर उन्होंने दी को बता दिया कि मैं इतनी रात को घर से बाहर थी, वो भी एक लड़के के साथ, तो दी मेरा कचुम्बर बना देगी। अरमान जानता था कि माही बस बहाने बना रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इतने में अरमान का फोन बजा जो माही के हाथ में था। माही ने देखा तो उस पर मीरा लिखा हुआ था। माही को बहुत गुस्सा आया। उसने एक बार कॉल कट कर दिया, पर जब दूसरी बार कॉल आया तो उसने फोन उठाकर कहा, मेरे हस्बैंड इस वक्त बिजी है सो प्लीज डिस्टर्ब ना करे। उसने जल्दी से फोन रख दिया और अरमान की तरफ देखा जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। माही ने उसे उसका फोन देते हुए कहा, मुझे इतनी रात को परेशान किया ना, ये उसकी सजा। अब जाते रहना उसके साथ डिनर पर और बताते रहना उससे अपनी वाइफ के बारे में। माही ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अरमान को ये समझ नहीं आ रहा था कि माही को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि ये ना समझ पाए कि एक लड़का इतनी रात को उसी लड़की के साथ होता है जिससे वो प्यार करता है या जिसे वो पसंद करता है। फिर भी माही उस लड़की से इतनी जेलस थी जो यहाँ थी भी नहीं। अरमान ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में अरमान ने एक ढाबे के सामने गाड़ी रोकी और बाहर आया। दूसरी साइड से माही भी बाहर आए।
उसने उस जगह को ध्यान से देखा। ये ढाबा जिसका नाम था द तडाका ढाबा था, इसे अलग अलग लाइट से सजाया हुआ था और उसके सामने कई सारे टेबल, कुर्सी और चारपाई रखे हुए थे और हर जगह लाइट्स लगी हुई थी। ढाबे के आसपास कई सारी दूसरी स्टोर्स भी थी, फैंसी चीजों की, कपड़ों की और भी बहुत कुछ, जैसे एक मेला लगा हो। माही को ये सब बहुत अच्छा लगा। उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, मुझे लगा हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। अरमान ने आसपास देखते हुए कहा, मुझे ढाबे का खाना ज्यादा पसंद है। इतने में ढाबे का मालिक अरमान के पास आकर कहता है, अरे सर, आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं, और आज तो साथ में भाभी जी भी आई है। उसकी बात सुन माही और अरमान दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तो वह फिर कहता है, सर आप कुछ देर रुक जाए, अभी एक भी टेबल या चारपाई खाली नहीं है। कुछ ही देर में ये खाली हो जाएगी, तब तक आप कुछ खरीद लीजिए बाहर से। अरमान ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं सोमनाथ जी, आप जाए, हम यहाँ कुछ देख लेते हैं। सोमनाथ जी ठीक है कहकर वहां से चले जाते हैं। अरमान माही को लेकर वही स्टोर्स पर देखने लगता है और वही आर्यन और भूमि भी थे। आर्यन और भूमि वहां पहले आए थे, पर उन्हें भी सोमनाथ ने वही कहा, तो वह दोनों भी शॉपिंग में लग गए। माही ने बिना अरमान की तरफ देखे स्टोर पर सामान देखते हुए कहा, आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूं? अरमान ने स्टोर से एक ब्रेसलेट उठाते हुए कहा, तुम भी तो बता सकती थी ना, तुमने क्यों नहीं बताया? माही ने अरमान की तरफ देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहती कि सोमनाथ ने आवाज लगाई, ओह आ जाओ जी, टेबल ते चारपाई खाली है। वहां जो भी लोग वेट कर रहे थे सब वहां चले गए। एक टेबल के पास पहुंचे और अरमान और आर्यन ने एक ही चेयर पर हाथ रखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ ही कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर दोनों ने ही एक साथ कहा, खाना खाने। दोनों ही चुप हो गए और एक साथ एक ही टेबल पर साथ ही ज्वाइन हो गए। माही और भूमि दोनों बातों में लग गई और आर्यन और अरमान बस एक दूसरे को घूर रहे थे। अरमान ने माही से कहा, तुम भूमि को पहले से जानती हो? तो माही की जगह भूमि ने कहा, हम दोनों क्लासमेट हैं, हमने सेकेंड ईयर में माही के साथ ही एडमिशन लिया है। आर्यन और अरमान अब भी चुप थे। अचानक अरमान का फोन बजा और वह उठकर वहां से चला गया। अचानक भूमि को उल्टी जैसा फील हुआ, तो वो भी उठकर वहां से गई और एक खाली जगह आकर रुकी। यहाँ कोई नहीं था क्योंकि ये दूसरा हिस्सा था। उसने खुले में एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र अचानक अरमान पर गई जो फोन पर किसी से बात कर रहा था, और फिर उसकी नज़र अरमान के पीछे खड़े उस शख्स पर गई जिसके हाथ में गन थी, जो अरमान पर तानी हुई थी। भूमि की आंखें ये देख हैरानी से बड़ी हो गई और वह जल्दी से अरमान की तरफ भागी। इतने में उस शख्स ने गोली चला दी और भूमि ने अरमान को जोर से धक्का दिया। गोली सीधे भूमि के पेट में लगी। अरमान ने झटके से उस तरफ देखा, पर वो शख्स वहां से भागा। अरमान उसके पीछे जाना चाहता था, पर उसने भूमि को देखा जो खून से लथपथ जमीन पर थी। अरमान ने जाकर उसके सिर को गोद में लिया और उसके गाल थपथपाते हुए कहा, भूमि भूमि आंखें खोलो, भूमि देखो मुझे, भूमि। भूमि ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर अरमान को देखा और उसका हाथ पकड़कर मुश्किल से कहा, मैं नहीं बचा पाए, अपने भाई से कहिएगा आई लव यू। भूमि की आंखें बंद हो गई। 24 घंटे बाद जब भूमि की आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया और आर्यन खड़ा उसे घूर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने आगे बांध रखे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गुस्से में हो। भूमि ने अपने आप को देखा। उसके घाव का इलाज हो चुका था और वह हॉस्पिटल गाउन में थी। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और रोने लगी जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया हो। और आर्यन अच्छे से जानता था भूमि के ऐसे रोने की वजह। उसे भी कल ही पता चला। फ्लैशबैक। जब भूमि ने आंखें बंद की, आर्यन और माही के साथ ढाबे के सारे लोग वहीं मौजूद थे जो गोली की आवाज सुन वहां आए। आर्यन ने वो सब सुना जो भूमि ने कहा, पर वो होश में नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि अचानक ऐसा कुछ होगा। अरमान ने जल्दी से भूमि को गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। माही भी गई। उन्होंने भूमि को बैकसीट पर लेटाया। माही वही भूमि के पास उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर आर्यन वह अभी अपनी जगह पर खड़ा ये सब देख रहा था। अरमान उसके पास आया।
उसने आर्यन के गाल थपथपाकर कहा, आर्यन होश में आ, कुछ नहीं होगा उसे, हम हॉस्पिटल चलते हैं। आर्यन ने अरमान की सफेद शर्ट देखी जो अब लाल थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। वह भागकर गाड़ी की तरफ गया और भूमि का सिर अपनी गोद में ले लिया। माही भी आगे की सीट पर बैठी। अरमान ने कॉल करके अपनी टीम को तदाका ढाबा पर आने के लिए कहा और उन्हें सब बताया। वो अभी ड्राइविंग कर रहा था। वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे और भूमि का तुरंत ऑपरेशन हुआ। अरमान खुद पुलिस ऑफिसर था तो उसने पुलिस की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, हमने गोली निकाल दी है और अब वो खतरे से बाहर है, पर सॉरी हम बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर सबको एक शौक लगा। क्या भूमि प्रेग्नेंट थी? सबको ऐसे देख डॉक्टर ने कहा, क्या आपको नहीं पता वो 2 महीने से प्रेग्नेंट थी? ये सुनकर सब और ज्यादा हैरान थे और सबसे ज्यादा आर्यन। डॉक्टर को उनका रिएक्शन समझ नहीं आया, वो वहां से चला गया। अरमान ने आर्यन को देखा। आर्यन के चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था कि उसे पता था कि भूमि प्रेग्नेंट थी। अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आर्यन भाई हूं तेरा, वो भाई जिससे तूने कभी कुछ नहीं छुपाया। प्लीज बता क्या हो रहा है ये सब? तुम दोनों की शादी कैसे हुई और घरवालों को पता है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, तुझे पता क्यों नहीं है कि भूमि प्रेग्नेंट थी? अचानक अरमान ने कुछ सोचकर हैरानी से कहा, क्या वो तेरा बच्चा है? आर्यन जानता था कि इस वक्त ये सवाल पूछना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने हाँ में सिर हिलाया तो अरमान ने फिर कहा, तो तुझे कैसे नहीं पता कि भूमि प्रेग्नेंट थी? क्रमशः चैप्टर 102 भूमि और आर्यन की शादी। 3 महीने पहले हरियाणा गांव रेवाड़ी। आर्यन एक रोड पर खड़ा था और किसी को कॉल कर रहा था, पर जंगली इलाका होने की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा था। शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसने आसपास देखा, पास ही में बस्ती थी, पर वहां जाना पड़ेगा, वो भी पैदल। आर्यन यही सब सोच रहा था कि उसे पायलों की आवाज आने लगी और वो आवाज उसके करीब आ रही। आर्यन ने जैसे ही पलटकर देखा कि वो एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की गिरने को हुई कि आर्यन ने उसे संभाल लिया। वो बस उस लड़की को ध्यान से देख रहा था। ये लड़की दुल्हन के जोड़े में थी। हल्के कात्थाई रंग का लहंगा और पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई। आर्यन का अभी उसे देखकर जी नहीं भरा था कि पीछे से कई सारे आदमी वहां आ गए और सबके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। आर्यन उस लड़की से दूर हुआ और कुछ कहने को हुआ कि एक आदमी जो शायद इनका सरदार था, उसने कहा, लगता है इसके साथ भागने का सोचा था तूने, पर ईब तो तू इसे भी मरवावेगी। आर्यन समझ गया कि उन लोगों को उसे लेकर गलतफहमी हुई है। वो कुछ कहता कि इससे पहले ही किसी ने उसके सिर पर वार किया और आर्यन वही बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा ये एक घर था जो दुल्हन की तरह सजा हुआ था, जैसे किसी की शादी हो, और सब उसे ही घूर रहे थे। मंडप लगा हुआ था जहां वो लड़की पहले से बैठी थी और एक औरत ने आकर उसके चेहरे पर घूंघट निकाल दिया। वहां एक सोफे पर बैठे आदमी ने कहा, जाओ और जाकर मंडप में बैठो, वरना मारे से बुरा कोई ना होगा। देखिए आप मेरी। आर्यन कुछ कहता उससे पहले कि वो आदमी जो उन्हें लेने आया था उसने उस पर बंदूक तान दी और उसे मंडप में बैठने का इशारा किया। आर्यन जानता था कि ये गलत हो रहा है, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जाकर दुल्हन के पास बैठता है और वही औरत जिसने दुल्हन को घूंघट ओढ़ाया था, वह आकर आर्यन को गुलाबी रंग का साफा पहनाती है। आर्यन ने व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहनी थी। फिर उस औरत ने उसे बड़ा सा तिलक किया। उस आदमी ने बड़े गुरूर के साथ कहा, रंजित रंधावा का नाम था रेवाड़ी में, पर तुम दोनों ने मिलकर मारा नाम मिट्टी में मिला दिया। दुल्हन शादी के दिन भाग गई, बारात घर आकर लौट गई, पर ईब ऐसा कुछ ना होगा। ईब तो तेरा ब्याह वही होगा जहां तू चावे है, जिसके साथ मिलकर तूने मारी नाक कटवाई, पर थारा ब्याह तो आज होके रहेगा। भूमि। आर्यन को समझ आ गया कि इन लोगों ने क्या समझा है, पर वो क्या ही कहता। वो आदमी अब भी उस पर बंदूक ताने खड़ा था। उस आदमी ने रंजित की तरफ देखकर कहा, पर भाई साहब यो तो आपने इनकी बात मान ली, ऐसा ना होगा। फिर रंजित ने उसकी तरफ देखकर कहा, ना बिल्कुल भी ना, अरे हम तो इस लड़की को एहसास कराना चाहते हैं कि इसने कितनी बड़ी गलती की अपने पिता की पसंद को ठुकरा कर। इन दोनों की शादी होगी और अगर ये दोनों इस शादी को ना निभा पाए तो दोनों को जान से मार देना है। मन्ने और पर्वत तू बस इस पर नजर रख, यो भागने ना पाए। पर्वत ने उन्हें बस जी कहा।
आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी घूंघट से भूमि ने कहा, तुम बाथरूम का बहाना करके जाओ और वहां पीछे एक खिड़की है, वहां से भाग जाना, किसी को पता नहीं चलेगा और तुम बच जाओगे। भूमि ने ये बात काफी धीमी आवाज में कही थी जो सिर्फ आर्यन ने सुना। आर्यन ने भी वैसे ही कहा, पर तुम्हारा क्या, तुम कैसे बचोगी? भूमि ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा ही परिवार है, मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रहेंगे, आप जाए। आर्यन को भी भूमि की बात सही लगी और उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। पर्वत ने तो मना कर दिया, पर रंजित ने उस औरत को बुलाकर कहा, कोकिला इन्हें बाथरूम तक ले जाओ, क्योंकि भागने के तो सारे रास्ते बंद हैं, तो एक बार वहां से भी कोशिश कर ले। उसकी बात सुन आर्यन चौंक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और कोकिला के साथ बाथरूम तक गया। उसे ले जाते हुए कोकिला ने कहा, धन्यवाद बेटा जी, आज आपकी वजह से मारी भूमि को इन जालिमों से आजादी मिलेगी। आर्यन को उनकी बात समझ नहीं आई। उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो उन्होंने फिर कहा, मैं यहाँ काम करती हूँ, मैंने उस बच्ची को बचपन से पाला। हाँ, उसे जन्म देते ही उसकी मौत चल बसी। उसके बाद उसके पिता काका और काकी ने उसे पाला, पर बेटी की तरह नहीं बल्कि एक कैदी की तरह। उसकी माँ ने रंजित जी के साथ भागकर शादी की थी, पर उन दोनों में बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा भूमि को अपनी पत्नी की मौत का कारण माना, कभी उसे प्यार नहीं किया, ना उसे कभी प्यार से देखा। भूमि उनके प्यार के लिए तड़पती रही, पर कभी भी नहीं। और उनकी इस बात का फायदा उठाया उसके काका काकी पर्वत और उषा ने। दोनों ने बहुत तकलीफें दी, मारा भी है, भूखा भी रखा है, थकाया भी है, पर अब वो इन सब से आजाद हो जाएगी, है ना? आर्यन को उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे पता नहीं था कि भूमि इतनी परेशान है। उसके मन में ख्याल आया कि अगर वो यहाँ से चला गया तो सच में ये लोग भूमि को मार ही देंगे, पर वो भूमि से शादी कैसे कर सकता है? उसके मन में शहर का ख्याल आया। उसने फिर सोचा, अगर वह भूमि से शादी कर लेता है तो शायद शहर वापस आरव के पास आ जाए और आरव को सब याद आ जाए, और हो सकता है कि वह भूमि की भी हेल्प कर सके उसे यहाँ से बचाकर। पर वो ये शादी निभाएगा कैसे? शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके मन में यही सब चल रहा था। वह बाथरूम में गया और भागने का रास्ता भी उसे मिल गया, पर वह भागा नहीं। वह वापस आकर मंडप में बैठ गया। सारी शादी की रस्में हुई और आखिर में पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। दोनों खड़े हुए और वहां खड़े सभी के आशीर्वाद लिए। रंजित ने आर्यन को धमकाते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो कि चले जाएंगे। बाबा सरकार को के पता चलने वाला है तो मैं तुम दोनों को बता दूं, मेरी नजर तुम दोनों पर हमेशा रहेगी, और अगर तुम दोनों अलग हुए तो पर्वत तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आएगा। उन्होंने इतना कहा और बिना भूमि की तरफ देखे चले गए। भूमि की आंखों में आंसू आ गए जो घूंघट की वजह से किसी ने नहीं देखे। उसके पिता ने एक बार उसे गले लगाना तो दूर, उसे एक बार देखा तक नहीं। और पर्वत और उषा तो चाहते थे कि भूमि यहाँ से जल्द चली जाए। पर्वत ने उन्हें जल्दी से अपनी जीप में बिठाया और स्टेशन तक छोड़ा, और वहां से उन्हें ट्रेन में बिठाकर वापस चला आया। ट्रेन खाली थी और जिस डिब्बे में भूमि और आर्यन थे उसमें 2 और आदमी और 3 औरतें थी बस। भूमि ने अपना घूंघट उठाया और आर्यन की तरफ बढ़ी और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर गुस्से से कहने लगी, आपको पता है आपने क्या किया है? शादी करी है आपने मुझसे। शादी वो रिश्ता जो 7 जन्मों का होता है। आपने क्यों किया ऐसा? हमने कहा था ना चले जाए, फिर क्यों नहीं गए आप? क्यों बांधा हमें अपने साथ? और है कौन आप? भूमि काफी गुस्से में थी। रो रो कर पहले से उसकी आंखों लाल हो चुकी थी और अब गुस्सा। वह बड़ी बड़ी सांसें ले रही थी। आर्यन ने उससे अपना कॉलर छुड़वाया और उसे सीट पर बिठाते हुए कहा, कोई जाने का रास्ता नहीं था, वहां बाहर भी लोग खड़े थे, और दूसरी बात मुझे भी पता है शादी क्या होती है, तो अपना शादी पुराण बंद करो प्लीज। आर्यन ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा। भूमि उस पर चिल्ला रही थी, पर असली जबरदस्ती तो उसके साथ ही हुई थी ना। वो भी भूमि के सामने वाली सीट पर बैठ गया और खुद को शांत करते हुए कहना लगा, मेरा नाम आर्यन शेखावत है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, यहाँ काम से आया था पर अब शादी करके जा रहा हूँ। क्रमशः चैप्टर 103 कांची और माही की शादी। 3 महीने बाद हॉस्पिटल में अरमान और माही दोनों उसकी बात सुन हैरान थे। अरमान ने हैरानी से कहा, जब शादी इतने सारे जोल के साथ हुई तो बच्चा कहाँ से आया? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, हम दोनों ड्रंक थे। उसकी बात सुन अरमान ने फिर कहा, ड्रंक थे मतलब नशे में ये सब हुआ? और भूमि प्रेग्नेंट, पर फिर भी 2 महीने बीत चुके हैं, उसने तुझे बताया नहीं?
उसकी बात सुन आर्यन ने फिर वैसे ही कहा, मुझे नहीं पता, हम दोनों नशे में थे और वो शायद सुबह सुबह ही चली गई। जब उठा तो मुझे उसका लेटर मिला जिसमें लिखा था कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो सब गलती से हुआ है। वो जा रही है और मैं उसे ढूंढने की कोशिश ना करूं, पर फिर भी मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली, और मिली भी तो वहां मॉल में, तू भी तो वही था ना। आर्यन की बात सुन अरमान चुप हो गया। आर्यन की नज़र सिर्फ वार्ड के डोर पर थी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वह परेशान और दुखी है, पर क्यों भूमि को चोट लगी थी इस वजह से, या उसने अपना बच्चा खो दिया था इस वजह से। पीछे खड़ी माही भी ये सब देख रहा था। उसे भी आर्यन की तकलीफ दिख रही थी। वह आर्यन के पास आकर बैठती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, जो चला गया उसे जोने दो, पर जो है उसके बारे में सोचो। भूमि अब भी जिंदा है और जल्द ही ठीक भी हो जाएगी, तुम लोग दूसरा बेबी कर सकते हो, है ना। माही की बात सुन आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वार्ड की तरफ देखने लगा। माही ने फिर कहा, वैसे भी कोई भी जिंदगी भर साथ नहीं रहता, एक ना एक दिन हर किसी को जाना पड़ता है और हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अरमान को ये बात सुन एक दर्द सा हुआ, क्योंकि माही ने ये बात उसे देखकर कही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे माही अपनी बात कर रही हो। माही अपनी जगह से खड़ी हुई और कहा, अब मुझे चलना चाहिए, मैं दी को बताकर नहीं आई हूँ, वह मेरी फिक्र कर रही होगी। अरमान उसे कहता है कि वह कैब बुक कर देता है। माही कुछ नहीं कहती तो अरमान कैब बुक करता है और कुछ ही देर में कैब आ जाती है और माही वहीं से चली जाती है। अरमान और आर्यन दोनों वही थे। पूरी रात बीत गई, सुबह होने को थी जब अरमान को साइड से फोन आया इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अरमान वहां से चला गया। और अब सिर्फ आर्यन ही वहां था। घर वालों में से किसी को भी नहीं बताया गया था, क्योंकि वह भूमि को नहीं जानते थे और आरव और कांची को भी ये बात नहीं पता थी। पूरा दिन वही बीत गया और शाम के 4 बजे तक अरमान वापस आया। उसने बताया कि हमला करने वाला शायद उसका ही कोई पुराना दुश्मन था, पर उसका चेहरा सिर्फ भूमि ने देख है तो वही कुछ बता सकती है। आर्यन ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर भूमि को चेक करने आए और उन्होंने भूमि से मिलने की परमिशन दे दी। उनकी बात सुनते ही आर्यन भागकर रूम के अंदर गया। अरमान को अभी उन दोनों के बीच जाना सही नहीं लगा तो वो बाहर ही रहा। प्रेजेंट भूमि रो रही थी और आर्यन अपनी आंखों में गुस्सा लिए बस उसे देख रहा था। उसने बेड के पास रखे स्टूल पर बैठते हुए बिना किसी भाव के कहा, थैंक यू सो मच मिस रंधावा, मेरे भाई की जान बचाने के लिए। अब भूमि को और ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आर्यन ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और आज शादी के बाद पहली बार आर्यन ने उसका नाम लेने की बजाय उससे मिस रंधावा कहा था। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए पर गिर रहे थे। आर्यन ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोकते हुए कहा, क्या हुआ भूमि, रो क्यों रही हो? बच्चा तो मेरा था ना तुम्हारे लिए, तो वो बस अनजाने में हुई गलती थी, फिर रो क्यों रही हो? आर्यन की आंखों से अब तक रोके हुए आंसू बहने लगे। उसने बहुत तकलीफ के साथ कहा, नशे में तुम थी भूमि, मेरे लिए तो नशा भी होश के जैसा ही है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मेरे बच्चे को मार दिया है तुमने भूमि। तुम क्यों नहीं आए जब तुम्हें वो सब गलती ही लगता था? तो क्यों नहीं आए वापस जब तुम्हें ये पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो तुम क्यों नहीं आए वापस? आखिरी सेंटेंस उसने चिल्लाकर कहा। आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो गया और यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा। क्या मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं? शहर कांची भूमि सबसे सिर्फ एक चीज चाहिए, पर वो मुझे कभी मिला ही नहीं। तुम सबसे अच्छी तो वो शिना है, कम से कम वो मुझे बताती तो है कि उसे सिर्फ मेरी जरूरत है, पर तुमने सिर्फ मुझे तकलीफ दी है। तुम पहली वो लड़की थी जिसे मैंने सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि अपने दिल के लिए चुना था, पर तुम्हारे लिए वह सिर्फ एक गलती थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। आर्यन वहां से बाहर चला गया और भूमि बस उसे देखती रही। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया, पर अरमान वहां नहीं था। शिव मंदिर में माही ने एक लाल रंग का अनारकली सूट पहना था, सिर पर चुनरी, मांग में सिंदूर जो माथे पर भी लगा था, गले में मंगलसूत्र और आंखों में आंसू। बहुत रोने की वजह से उसकी आंखें और पूरा चेहरा लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे जबरदस्ती शादी की हो। उसके सामने ही अरमान खड़ा था, जिसके माथे पर तिलक लगाया हुआ था और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वह भगवान शिव का रौद्र रूप लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने गुस्से से सारी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। इतने में पंडित जी की आवाज गूंजी, विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने उनकी तरफ देखा। अरमान ने उन्हें दक्षिणा दी और माही को अपने साथ लेकर वहां से चला गया।
दूसरी तरफ ये एक घर था जो छोटा ही था पर खूबसूरत था। कांची यहाँ लाल साड़ी पहने खड़ी थी। उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ियां। वो एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। कांची ने अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अब तो आप खुश हैं ना? अब तो हमारी जिंदगी पर सिर्फ आपका अधिकार है। चैप्टर 104 आई लव यू। अरमान के घर। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। अरमान के कमरे में अरमान माही को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। उसने सिर्फ लोअर पहना था और माही ने उसी की टी शर्ट और लोअर पहना था जो उसके लिए काफी बड़े और ढीले थे। अरमान का एक हाथ माही के सिर के नीचे था और दूसरा हाथ माही की कमर पर था जो ढीली टी शर्ट होने की वजह से उसके पेट को छू रहा था। माही की पीठ अरमान के सीने से सटी हुई थी। अरमान का चेहरा माही की गर्दन से लगा हुआ था जैसे उसे किस कर रहा हो और दोनों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि कल तक ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। अचानक साइड टेबल पर रखा फोन बजा। अरमान ने नींद में ही बिना नंबर देखे फोन उठाया। सामने से आवाज आई, भाई कहाँ है तू? बिना बताए ही चला गया, सब ठीक? अरमान ने फोन अपने कान से हटाकर नंबर देखा। आर्यन का कॉल था। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, मौत से लड़कर जीता हूँ, ठीक हूँ, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, वहां आकर सब बताता हूँ। आर्यन को उसकी बात पल्ले नहीं पड़ी। उसने बस ठीक है कहा और कॉल कट कर दिया। अरमान ने फोन वापस साइड टेबल पर रखा और जैसे ही उठने को हुआ कि उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ, उसने देखा माही सो रही थी और काफी क्यूट भी लग रही थी, पर अब वो कसमसा रही थी, शायद उठने को हो। अरमान उसके पास वापस लेट गया और उसके चेहरे को शांति से देखने लगा। उसे जो कुछ भी कल हुआ सब याद आने लगा। फ्लैशबैक। अरमान आर्यन के साथ हॉस्पिटल में था। जब भूमि को होश आया तो आर्यन उसके पास चला गया और अरमान उन दोनों के बीच नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह बाहर ही रुका। बैठे बैठे बोर हो रहा था तो अरमान ने सोचा कि माही से बात कर ले। वैसे भी आज उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और सुबह से एक भी बार दोनों के बीच बात नहीं हुई थी। अरमान ने उसे फोन लगाए पर माही ने अटेंड ही नहीं किए, शायद दिन भर बिजी थी। पर अब कॉल कर सकते हैं, यही सब सोचकर अरमान ने माही को कॉल किया पर माही ने कॉल अटेंड ही नहीं किया। अरमान ने 2-3 बार ट्राई किया, मैसेजेस किए, पर जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने फिर माही को कॉल ट्राई किए पर माही तो जैसे गहरी नींद में हो। अरमान को अब माही की फिक्र हो रही थी, सो उसने कांची को कॉल किया। 2 रिंग में ही कांची ने कॉल अटेंड कर लिया। अरमान ने कॉल उठाते ही कहा, हेलो कांची, माही कहाँ है? अरमान के डायरेक्ट माही के बारे में पूछने पर कांची ने कहा, क्या हुआ अरमान, सब ठीक है ना? आप ऐसे माही के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कांची की बात सुन अरमान ने खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं है, वो तो माही कॉल अटेंड नहीं कर रही है, आज अपॉइंटमेंट थी उसकी तो उसी के बारे में बात करनी थी। अरमान की बात सुन कांची कहती है, नहीं आज तो हम लोग नहीं गए, मैडम ने नया बहाना निकाल लिया। कहने लगी, इलाज शुरू होने से पहले महादेव के दर्शन कर लूं और दादाजी और दादी माँ से मिलाओ। सो अभी ही निकली है घर से, आधे घंटे बाद उसकी ट्रेन है। कांची की बात सुन अरमान ने हैरानी और फिक्र जताते हुए कहा, पर इतनी रात को क्यों और वो भी अकेले? उसकी बात सुन कांची फिर वैसे ही कहती, अरमान आपको पता है ना आप किसकी बात कर रहे हैं? माही की। माही वही करती है जो उसके मन को सही लगता है। बिना बताए निकल गई वो और निकलने के बाद कॉल करके हमें बताया उसने और कहा कि हम उसकी फिक्र ना करें। कांची की बात सुन अरमान ने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया, पर उसे अभी ये बहुत अजीब लग रहा था। कांची ने कहा कि वह अभी ही घर से निकली है और उसने कांची से बात भी की, तो उसने मेरे कॉल क्यों अटेंड नहीं किए और इतनी रात को उसे बनारस की याद कैसे आई? जाना ही था तो पूरा दिन निकल गया, कभी भी जा सकती थी, फिर रात को ही क्यों? अरमान के मन में हजार बातें चल रही थी। अचानक उसे माही की आर्यन से कही बातें याद आए और उसे ये समझते जरा वक्त नहीं लगा कि माही उससे भाग रही है। पर क्यों? अपनी बीमारी की वजह से? जैसे ही अरमान के मन में ये ख्याल आया उसकी आंखों में अपने आप गुस्सा उतर आया। माही उससे भाग रही थी क्योंकि उसे लगता है कि वो बीमार है और उसे अरमान के साथ नहीं होना चाहिए। अरमान तुरंत वहां से निकल गया बिना आर्यन को इन्फॉर्म किए। वह रेलवे स्टेशन जा रहा था। पूरे रास्ते वह बस यही सोच रहा था कि आज अगर माही चली गई तो फिर वो उसे कभी वापस नहीं ला पाएगा। वो माही से मिलना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, उसकी इस बेवकूफ़ी के लिए उस पर गुस्सा करना चाहता था। अरमान कुछ ही देर में स्टेशन पहुंचा। ट्रेन अभी तक यही थी पर उठने ही वाली थी। अरमान का मन बहुत बेचैन था।
वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा था ये बस वही जानता था। रात का वक्त होने की वजह से स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और शायद ट्रेन में भी। अरमान हर खिड़की के में झांक कर देख रहा था कि माही कहीं यहाँ तो नहीं, पर उसे माही कहीं नहीं दिखी। वह आगे बढ़ रहा था कि रुक गया। उसने 2 कदम पीछे लिए और खिड़की के उस तरफ बैठी माही को देखा जो शायद रो रही थी। अरमान ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, माही। जैसे ही माही ने ये सुना कि उसने अरमान की तरफ देखा। अरमान डिब्बे के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। माही ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। अरमान अंदर आया और उसने एक नजर माही को देखा। उसने बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ी और उसे बाहर ले आया। माही बस उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी सर, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, हम फोन पर बात कर लेंगे, अभी ट्रेन छूट जाएगी सर, प्लीज। पर अरमान ने ना तो उसकी की कोई बात का जवाब दिया और ना ही उसका हाथ छोड़ा। अरमान उसे बाहर लाकर उसकी तरफ पलटकर कहता है, कहाँ जा रही थी तुम, और वो भी इतनी रात को, और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। क्यों? अरमान की ये सारी बातें सुन माही गुस्से में उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, क्यों क्यों बताओ मैं आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और क्या रिश्ता में हमारा ऐसा कौन सा हक है आपका मुझ पर जो मुझे हर बात आपको बतानी पड़ेगी? कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, फोन क्यों नहीं उठाया? अरे नहीं उठाना मुझे, आपका फोन नहीं बताना मुझे आपको कुछ भी। पुलिस वाले हैं इसलिए रिस्पेक्ट क्या दी आप तो मुझ पर हक ही जमाने लगे। माही जानती थी कि जो बातें उसने अरमान से कही है उससे उसका बहुत दिल दुखा होगा, पर उसके मन में एक ख्याल था कि अभी अरमान को कम तकलीफ होगी पहले से कम, पर जो उसने सोचा उसका उल्टा ही हुआ। ना तो अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बुरा लगा है और ना ही वो गुस्से में था। उसने माही को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी लाल हुई आंखों में देखकर कहा, बेवकूफ समझा है मुझे बेंगलोर की इस बड़ी कौन सी ट्रेन हो जो तुम्हें बनारस लेकर जाएगी? हाँ, और रही बात मेरी तो तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम्हें समझ ही ना आया हो कि हमारा रिश्ता कैसा है, और अगर फिर भी समझ नहीं आया है ना तो सुनो, आई लव यू सो मच माही। माही ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों में रुके आंसू उसके गाल पर लुकाए। उसने शांत नजरों से अरमान को देखा, पर ये शांत नजरें भी बहुत शोर कर रही थी। उसने अरमान को जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। माही ने रोते हुए कहा, मुझे मरने से डर लगने लगा है अरमान। अरमान ने हैरानी से उसे देखा क्योंकि आज पहली बार उसने उसे नाम से बुलाया था। चैप्टर 105 डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। स्टेशन पर माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ डर लगने लगा है मुझे। जब तक आप मेरी लाइफ में नहीं थे मेरे लिए लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। एक ही चीज मानती थी कि जब तक जिंदगी है तब तक जीना है और फिर मर जाना है, पर जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं मेरे मन में जीने की ख्वाहिशें उठने लगी है। मुझे मरने से डर लगने लगा है, पर मैं जानती हूँ कि मेरा सपने देखने का कोई हक नहीं है, और वो भी जिंदगी के तो बिल्कुल नहीं। इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, और वैसे भी आपका प्यार भी कब तक रहेगा? आप चाहते हैं कि मेरा इलाज हो? थर्ड कीमियो सेशन के बाद मेरे ये लंबे बाल सारे जट जाएंगे और मेरे सर पर एक भी बाल नहीं रहेगा। मेरी ये स्किन इस पर काले धब्बे पड़ जाएंगे। मेरे नाखून तो अभी से काले पड़ते जा रहे हैं। बोलिए, क्या इस बड़ी लड़की के साथ रहना चाहेंगे आप? क्या इस बड़ी लड़की से प्यार करेंगे आप? और इन सब के बीच अगर मैं नहीं बच पाई तो पूरी जिंदगी मेरे गम में बितानी पड़ेगी आपको। इसलिए प्लीज ये सब खत्म करते हैं। आप भूल जाए कि आपको मुझसे कभी प्यार हुआ था, और मैं भी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। माही अब भी रो रही थी और रोते हुए ये सब कह रही थी, पर अरमान की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था, और उसका गुस्से हर पल बढ़ता जा रहा था। क्या सच में माही ने उसके प्यार को इतना ही आंका था? उसने सिर्फ उसके शरीर को चाहा। माही की बातों से ये बात ही जाहिर हो रही थी जो अरमान को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। अगर उसे सच में खूबसूरती की या शरीर की पड़ी होती तो वो तभी पीछे हट जाता जब उसे पता चला था कि माही को कैंसर है। पर उसने फैसला किया कि वो माही का हमेशा साथ देगा। जहां माही ने सच में उसे चिप समझा। अरमान ने उसकी कलाई को कसके पकड़ा और उसे स्टेशन से बाहर ले जाने लगा। माही ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर सब बेकार। अरमान को माही का हाथ पकड़ ऐसे जाते देख एक आदमी उनके सामने आकर कहता है, ओ ये रात का टाइम देखा तो लड़की छेड़ रहा है। अरमान की आंखें इस वक्त अंगारे उगल रही थी और वो बहुत डरावना लग रहा था। बीवी है मेरी, उसने बस इतना कहा और माही को लेकर स्टेशन से बाहर आया, उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी आकर गाड़ी में बैठ गया।
डोर लॉक कर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। माही उसे बार बार गाड़ी रोकने को कह रही थी पर उसने एक नहीं सुनी और गाड़ी सीधा मंदिर के सामने आकर रुकी। वह माही का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले गया और पंडित जी से शादी कराने को कहा। पर पंडित ने देखा कि माही रो रही थी और अरमान से अपना हाथ छुड़वा रही थी, तो उसने कहा माफ कीजिए पर कन्या की इच्छा के विरुद्ध विवाह नहीं हो सकता। रात का समय होने की वजह से मंदिर में सिर्फ पंडित जी ही थे। अरमान ने उनकी तरफ देखकर कहा अगर ये राजी हो गई तब तो विवाह होगा ना पंडित जी। अरमान ने ये कहा और अपनी गन बाहर निकाली। उसे ऐसे अपने निजी काम के लिए अपनी सर्विस रिवॉल्वर नहीं निकालनी थी पर वो बस माही को मनाना चाहता था, या कहे करने या मरने के मूड में था, क्योंकि उसने गन माही पर नहीं बल्कि अपने सीने पर पॉइंट की जहां दिल होता है। उसने माही की तरफ देखकर कहा या तो जी भर के देख लो या जिंदगी भर के लिए साथ रहने को तैयार हो जाओ। वही तो नहीं है मेरे पास, माही ने बुदबुदाया। उसने अरमान की आंखों में देखा जहां उसे हमेशा सेफ फील होता था, आज उन आंखों से उसे डर लग रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और लाल थी, जैसे अब तो बस उसकी आंखों ही खून ही आना बचा हो। अरमान ने माही की आंखों में देखते हुए गन लॉट की। पंडित जी उन दोनों को देख रहे थे, उनकी नजर माही पर थी जिसकी आंखों में मजबूरी और प्यार दोनों था। पंडित जी को समझ आ गया कि दोनों के बीच का ही कोई मसला है। अरमान ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी कि पंडित जी ने कहा मैं ये शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। अरमान ने पंडित जी की तरफ देखा तो पंडित जी उसके पास गए और उसकी गन नीचे करते हुए कहा मंगलसूत्र है तुम्हारे पास, दुल्हन को क्या पहनाओगे। अरमान उनकी बात सुन गन जेब में रखता है और अपनी जेब से एक काला धागा निकालता है। उस धागे में एक रुद्राक्ष था। अरमान ने वो पंडित जी को देते हुए कहा ये किसी के लिए मन्नत मानकर बनवाया था। उसने ये बात माही की तरफ देखकर कही थी और बेचारी माही खुद को इस वक्त बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों की शादी हो गई और अरमान माही को लेकर सीधा अपने घर आया। घर आकर वह सीधे कमरे में गया और जाकर बेड पर बैठा और अपने जूते उतारने लगा और माही दीवार से सटकर खड़ी उसे देख रही थी। अरमान ने अपने जूते उठाते हुए कहा तुम्हारा सामान यहाँ नहीं है तो तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो जो तुम्हें कंफर्ट लगे। अरमान ने एक साइड में अपने जूते रखे और अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगा कि माही ने घबराकर कहा ये आप क्या कर रहे हैं। अरमान ने उसकी तरफ देखा, फिर खुद को देखकर कहा फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा इलाज नहीं हो जाता मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। वैसे भी तुम्हारा शरीर अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है। अरमान ने ये कहा ही था कि माही ने फिर वैसे ही कहा और इलाज के बाद। अरमान ने उसे हैरानी से देखा। माही ये सब डर की वजह से बोल रही थी या एक्साइटेड होकर, ये अरमान को समझ में नहीं आया। वह माही की तरफ बढ़ा, उसे अपनी तरफ आता देख माही और ज्यादा पीछे सरकने लगी पर पीछे दीवार थी। अरमान उसके एकदम करीब आ गया और उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर धीमी और गहरी आवाज में कहा अगर ये बता दिया ना तो कंट्रोल नहीं कर पाओगी। अरमान के होंठ माही के कानों को छू रहे थे जिस वजह से माही ने कसके अपनी मुट्ठी बांध रखी थी और आंखें बंद कर रखी थी। अरमान इतना कहकर बाहर चला गया और जब कुछ देर बाद वापस अंदर आया तो माही को अपने कपड़ों में सोते देखा। वो बेड पर सिकुड़कर किसी बच्चे की तरह सो रही थी। अरमान उसके पास गया, उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया और खुद भी उसके पास आकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। चैप्टर 106 कांची दिल आरव। आरव के घर। आरव ने बाथरूम में जाते हुए कहा मुझे नहीं पता, वहां जाकर ही पता चलेगा। बाहर खड़ी कांची उसकी बात सुन सोचने लगती है अगर भूमि को कुछ हो गया तो क्या आर्यन फिर वैसे ही रहने लगेंगे जैसे पहले रहते थे। फिर कांची अपने सिर झटक कर खुद से ही कहती है ये सब क्या सोच रहे हैं हमें क्या लेना देना, अब आर्यन से हमने आरव से शादी कर ली है और अब वही हमारे सब कुछ है। इतना कहकर कांची जो कुछ भी उसके साथ घटा था वह याद करने लगती है। फ्लैशबैक। शाम के करीब 7 बजे के आसपास कांची को आरव के नंबर से कॉल आई। कांची ने कॉल अटेंड किया तो सामने से किसी शख्स की आवाज आई, मैम यहाँ मिस्टर आरव व्यास का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें लेकर हेल्थ एंड लाइफ हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप वहीं आ जाए। इतना कहकर सामने वाला शख्स फोन काट देता है। कांची उसकी बात सुन हैरान रह जाती है, उसे झटका सा लगा। वह जल्दी से खड़ी हुई अपना पर्स और फोन लेकर जल्द से जल्द हेल्थ एंड लाइफ हॉस्पिटल पहुंची और वहां जाकर आरव के बारे में पूछने लगी। पर उसके पूछने से पहले ही उसने 2 लोगों को बात करते हुए सुना। एक कंपाउंडर ने दूसरे आदमी से कहा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है यार, बेचार 2627 का होगा और भगवान को प्यारा हो गया।
जैसे ही कांची ने ये सुना उसकी जैसे सांसें ही रुक गई हो, उसके दिल में एक दर्द सा होने लगा। वो बोलना चाहती थी पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, बस आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। वह गिरने को हुई कि उसने दीवार के सहारे खुद को खड़ा किया, पर अब जैसे उसके शरीर में खुद को संभालने की ताकत नहीं थी। अचानक उसके कान में एक आवाज पड़ी। उसने झटके से उस तरफ देखा, आरव सामने से आ रहा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। कांची ने उसे देखा कि उसके दिल को एक राहत मिली। उसने बिना सोचे समझे जाकर आरव को गले लगा लिया। आरव इस अचानक हुई हरकत से संभल नहीं पाया और 2 कदम पीछे लिए। उसने सिर्फ आवाज से पहचाना कि ये कांची थी, वरना उसने तो देखा तक नहीं था कि वह कांची थी भी। वो रो रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक है। आरव ने महसूस किया कि कांची का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने उसे खुद से अलग करके कहा, कांची मैं ठीक हूं, पर तुम्हें क्या हुआ है? कांची ने उसे फिर गले लगाते हुए और ऐसे ही रोते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, हमें हमें बस आपके साथ रहना है। आप वादा करिए कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कांची को हुआ क्या है। उसने उसे खुद से अलग करने की कोशिश की पर कांची मान ही नहीं रही थी। आखिर में आरव ने हार मान ली। उसने कांची के सिर को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ कांची, शांत शांत। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे और उसके बाद आरव ने धीमी आवाज में कहा, कांची चलो चलते हैं हम। कांची अब शांत थी, वह धीरे से उससे अलग हुई। उसने आरव की तरफ देखा। आरव उसके चेहरे को देख बहुत बुरा महसूस कर रहा था। कांची की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, उसका पूरा चेहरा भी लाल हो चुका था। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया। दोनों एक कैफे में गए। आरव ने कांची को पानी पिलाया और फिर पूछा, अब बताओ क्या हुआ है, इतना रो क्यों रही थी? अब कांची को आरव को सच्चाई बताने में भी शर्म आ रही थी। वह अपनी जगह से उठक और अपना फोन और पर्स लिया। कुछ नहीं, इतना कहकर कांची बाहर आ गई। आरव भी उसके पीछे बाहर आया और उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अभी तो रो रो कर कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊं और अब खुद ही मुझसे दूर जो रही हो। आरव की बात का कांची कोई जवाब नहीं देती और उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो आरव फिर कहता है, मेरा वॉलेट और फोन दोनों चोरी हो गए थे और उसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ जिसने वो चोरी किए थे। जब मैं एक्सीडेंट वाली जगह तक पहुंचा तो किसी ने मेरा फोन और वॉलेट दोनों उसके पास से ले लिए थे और उसे ही आरव व्यास समझ लिया, पर हॉस्पिटल आकर मैंने सब क्लियर कर लिया। उस आदमी का सारा खर्च भी पूरा कर दिया और अपना वॉलेट और फोन भी उससे लिया। आरव की बात सुन कांची ने आरव की तरफ देखा और उसकी आंखों से एक आंसू की लकीर खींच गई। उसने फिर से आरव को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, प्लीज शादी कर लेते हैं ना। अचानक उसकी ये बात सुन आरव हैरान रह गया। उसने कांची को खुद से अलग कर लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। कांची ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, अब और नहीं प्लीज, अब हम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते आरव, अगर अब हम आपसे अलग हुए ना तो हम मर जाएंगे, थक चुके हैं हम ये तू मैं का खेल खेलते खेलते। आर्यन भी शादी कर चुके हैं, अब तो शादी कर लीजिए हमसे। ये सच था कि आरव आर्यन की वजह से ही कांची से दूर भाग रहा था, पर अब वो शादी कर चुका था तो अब कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कांची के चेहरे को प्यार से अपने हाथ में लेकर कहा, अगर आज करोगी तो ही, वरना नहीं करनी शादी। कांची उसकी बात सुन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। आरव उसे लेकर मंदिर चला जाता है क्योंकि इस वक्त कोर्ट बंद हो चुका था। वह मंदिर पहुंचे कि माही ने कांची को कॉल करके बताया कि वह बनारस जाने के लिए निकल चुकी है। कांची उसे रोकना चाहती थी पर अभी ऐस बड़ी हालत में कैसे, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों जाकर अग्निकुंड के सामने बैठे कि अरमान का कॉल आया जिसने माही के बारे में पूछा। उससे बात करने के बाद कांची ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ ही देर में दोनों की शादी हो गई। आरव चाहता था कि आज रात कांची उसके पास रहे तो कांची ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि माही बनारस गई हुई है और बुआ आज ऑफिस में ही होंगी। यही सोचकर वह उसके साथ चली गई, पर दोनों ने डिसाइड किया कि जब तक वह आर्यन को अपनी शादी के बारे में नहीं बता देते तब तक वह एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं होंगे। चैप्टर 107 कांची और आरव ने शादी कर ली। अरमान के घर। अरमान सिर्फ तौवल में था। वो माही की तरफ बढ़ा और ये देख माही की पकड़ बेडशीट पर और ज्यादा कस गई। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी गर्दन पर अरमान की ठंडी सांसें और उसके बदन से आती नेचुरल खुशबू महसूस हुई, पर अगले ही पल जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तच अरमान फोन में कुछ देख रहा था। माही उसे हैरानी से देखने लगी। अरमान ने उसकी तरफ देखा। उसने वापस अपने फोन में देखते हुए कहा, मैं बस अपना फोन ले रहा था। उसकी बात सुन माही अपने मन में कहती है, हाँ हाँ सब पता है, फोन ले रहा था, मुझसे भी तो फोन मांग सकते थे ना, पर इन्हें तो बस मौका चाहिए मुझे परेशान करने का। अरमान ने अपना फोन साइड में रखकर रहा। आर्यन कांची को लेकर अपने अपार्टमेंट जा चुका है। हमें उसके अपार्टमेंट पर ही जाना होगा और उससे पहले हॉस्पिटल। तो तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस मंगवा दी है। माही उसकी बात सुन कहती है, हॉस्पिटल क्यों? तो अरमान आंखें चाहकर उसे देखता है और कहता है, तुम्हारी अपॉइंटमेंट है आज मम्मा के साथ। माही फिर कहती है, पर वो तो कल की थी और मैंने तो वो। अरमान उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, और तुमने वो कैंसिल करवा दी थी, पर ये अपॉइंटमेंट मैंने ली है तुम्हारे लिए और तुम आज ही मेरे साथ उनसे मिलने चलोगी। अरमान ने हुक्म देते हुए कहा। माही उसकी बात सुन टेंशन में आ गई और कहा, पर हम डॉक्टर आंटी से कहेंगे क्या दी कहा है और आप क्यों आए साथ, हमें तो क्या जवाब देंगे आप? माही की बात सुन अरमान वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए कहता है, मैंने उन्हें हमारे बारे में बता दिया है, इनफैक्ट अभी ही एक और शॉकिंग न्यूज मिली है। माही की आंखें उसकी बातें सुन हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या डॉक्टर आंटी को सब पता है? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी और इससे बड़ी भला कौन सी शॉकिंग न्यूज होंगी? अरमान ने बिना किसी भाव के कहा, कांची और आरव ने शादी कर ली है क्या? इस बार तो माही की जान ही निकल जाने वाली थी। वह झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और अरमान जो अपनी शर्ट पहन रहा था उसकी कॉलर पकड़ कर कहा, ये नहीं हो सकता।